18 जोड़ कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। फैंग शाओ के बेबाक जवाब से बूढ़ा आदमी अचंभित रह गया और कुछ पल के लिए तो उसकी बोलती बंद हो गई। लेकिन फिर वह क्रोधित हो गया और फैंग शाओ की ओर उंगली उठाकर उसे डांटने लगा। अरे बदमाश, अपने बड़ों की आलोचना पर पछतावा दिखाने के बजाय मुंहतोड़ जवाब देता है। अगर तू अपने दादाजी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, तो तू दूसरे बड़ों का और भी ज्यादा अपमान करेगा। इस बिंदु पर बूढ़े व्यक्ति ने आकाश की ओर देखा और विलाप किया। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि स्वर्ग अंधा है, जो तुम्हारे जैसे दुष्ट को सत्ता में आने की अनुमति दे रहा है। ये कितनी दयनीय और शोकाकुल बात है। ये सुनकर फैंग शाओ की प्रतिक्रिया से पहले ही किंग यांगजी का चेहरा काला पड़ गया था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, स्वर्ग की कोई आंखें नहीं हैं, लेकिन वास्तव में वह उसे, संप्रदाय के नेता को, सत्य के प्रति अंधे होने के लिए कोस रहा था। हालांकि किंग यांगजी उन्हें अपने बड़े चाचा के रूप में सम्मान देता था, फिर भी उसे उनकी जरा भी परवाह नहीं थी। एक बात तो ये कि उसे अभी तक अपने बड़े चाचा का नाम याद नहीं था, नहीं उसने पूछने के बारे में सोचा था, क्योंकि उसे कोई परवाह ही नहीं थी। अगर वह तुम्हें बहुत महत्व देते तो तुम्हें बड़े चाचा कहते, अगर नहीं देते तो उन्हें परवाह ही नहीं होती कि तुम कौन हो। फैंग शाओ बेहद शांत था। ये सुनकर वह बस मुस्कुराया और बोला, ग्रैंड मास्टर की बातों ने मुझे थोड़ा उलझन में डाल दिया है। ग्रैंड मास्टर, मैं आपसे पहली बार मिला हूँ। आप शुरू से ही मेरे बारे में इतनी सख्त राय क्यों रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी बदमाश की बदनामी सुन ली हो? बदतमीजी, बूढ़ा गर्जा, सिर्फ इसलिए कि किसी को तुमसे दिक्कत है, तुम उसे खलनायक कहते हो। तुमने सही और गलत को पूरी तरह उलट पुलट कर दिया है। इस संप्रदाय के लिए तुम्हारे जैसा कोई होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर यह बात न होती कि दूसरा व्यक्ति कोई बुजुर्ग है, तो फैंग शाओ कब का उन पर आंखें घुमा लेता। आखिर सच को कौन तोड़ मरोड़ रहा है? इस संप्रदाय के लिए तुम्हारे जैसा बुजुर्ग होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हालांकि दूसरे पक्ष की बढ़ती उम्र और मनोभ्रंश की संभावना को देखते हुए फैंग शाओ ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बजाय वह किंग यांगजी की ओर मुड़ा और बोला, गुरुजी, मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। किंग यांगजी ने सिर हिलाया, आगे बढ़ो। फैंग शाओलांग ने ऊंची आवाज में कहा, कुछ दिन पहले मैं अपने साथी शिष्यों के साथ पहाड़ से नीचे बिफांग मैदान में संप्रदाय के लिए बिफांग ज्वाला की खोज में गया था। हमने बिफांग ज्वाला पहले ही प्राप्त कर ली थी, लेकिन काले कपड़े पहने एक नकाबपोश व्यक्ति ने हमला कर उसे छीन लिया। उसने न केवल बिफांग ज्वाला छीन ली, बल्कि तीसरी शाखा की कनिष्ठ बहन हान को भी घायल कर दिया। जांच करने पर मुझे पता चला कि वह नकाबपोश व्यक्ति वास्तव में ये चेन था, जो हमारे संप्रदाय का एक शिष्य था। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि ये चेन संप्रदाय के हितों की अवहेलना क्यों करेगा और बेशर्मी से संप्रदाय की संपत्ति चुराएगा और यहाँ तक कि एक साथी शिष्य को घायल भी कर देगा। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अकेले ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए मैं गुरु को रिपोर्ट करने और आपका निर्णय जानने आया हूँ। ये सुनकर किंग यांगजी भी बहुत हैरान हुआ। उसके विचार से ये चेन बस कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी था, ज्यादा से ज्यादा बातें करता और कुछ नहीं करता, लेकिन वह संप्रदाय की संपत्ति चुराने तक तो नहीं गिरेगा, किसी साथी शिष्य को चोट पहुंचाने की तो बात ही छोड़िए। आखिरकार तीसरी शाखा की हान बियुन उसी वंश की उसकी बड़ी बहन थी। हालांकि किंग यांगजी जानता था कि फैंग शाओ कभी झूठ नहीं बोलता। चूंकि उसने कहा था कि ये चेन ही है, तो उसे पूरा यकीन होना चाहिए। अगर सच में ऐसा था, तो ये चेन उस संप्रदाय में बिल्कुल नहीं रह सकता था। किंग यांगजी के कुछ बोलने से पहले ही बूढ़ा आदमी तीखा हमला बोल पड़ा, बेशर्म बदमाश। दूसरों को तो तुमसे शिकायत है, फिर भी तुम उन्हें संप्रदाय से निकालने की हिम्मत करते हो। तुम्हारे इरादे कितने बुरे हैं। ताइवेई संप्रदाय के लिए तुम्हारे जैसा होना सचमुच दुर्भाग्य की बात है।
आज मैं अपने पूर्वजों की ओर से संप्रदाय के नियमों का पालन करूंगा और प्रतिभा से ईर्ष्या और जलन रखने के लिए तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ऐसा कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ लहराया और फैंग शाओ को थप्पड़ मारने वाला था। फैंग शाओ ने अनभिज्ञता जताते हुए एक कदम पीछे हटते हुए पूछा, आपका क्या मतलब है, ग्रैंड मास्टर अंकल? आप कहते रहते हैं कि आप कानून लागू करना चाहते हैं, लेकिन आप कौन सा कानून लागू कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा नियम तोड़ा है, इसलिए कृपया मुझे समझाएं, ग्रैंड मास्टर अंकल। बूढ़े आदमी का हाथ हवा में ही जम गया। हालांकि वह नासमझी कर रहा था, फिर भी उसका स्वाभिमान मजबूत था और वह अपने काम के लिए एक वाजिब कारण जानना चाहता था। लेकिन फैंग शाओ के शब्दों ने उसे अवाक कर दिया। हाँ, फैंग शाओ ने कौन से नियम तोड़े? हजारों साल पहले उसे अपने कामों को सही ठहराने के लिए एक भी वजह नहीं मिली थी। लेकिन जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, वे बहुत जिद्दी हो जाते हैं और यह मानने लगते हैं कि वे हमेशा सही होते हैं और बाकी सब गलत। यहाँ तक कि जब उन्हें एहसास होता है कि वे गलत हैं, तब भी वे अक्सर बहस करते हैं और दूसरों से अपनी गलती स्वीकार करने पर जोर देते हैं। इस बूढ़े आदमी में साफ तौर पर यही समस्या है। उन्होंने जवाब दिया, आप अपने बड़ों के प्रति अनादरपूर्ण हैं और अपने साथी शिष्यों की प्रतिभा से ईर्ष्या करते हैं। मैं आपके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठा सकता? फैंग शाओ ने आह भरते हुए कहा, ग्रैंड मास्टर के शब्दों से मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं। चूंकि मैंने कहा था कि जूनियर भाई ये चेन ने ऐसा किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास इसे साबित करने के लिए ठोस सबूत हैं। फिर भी ग्रैंड मास्टर सुनने से इनकार कर देते हैं और जल्दबाजी में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं प्रतिभा से ईर्ष्या करता हूं, जो वास्तव में भयावह है। क्या ग्रैंड मास्टर सोचते हैं कि जूनियर भाई ये चेन जो कुछ भी करता है वह सही है और दूसरे जो कुछ भी करते हैं वह गलत है? फैंग शाओ ने संयम और तर्क के साथ बात की, जिससे बूढ़ा व्यक्ति निःशब्द रह गया। लेकिन बूढ़े व्यक्ति से अपनी गलती स्वीकार करवाना बिल्कुल असंभव था। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति सोच रहा था कि फैंग शाओ को खंडन करने का क्या कारण बताए, किंग यांगजी, जो अब तक चुप थी, आखिरकार बोली, ठीक है, इस मामले की सच्चाई तब सामने आएगी जब हम आमने सामने होंगे। फैंग शाओ, किसी को ये चेन को यहाँ बुलाओ और देखो कि वह क्या कहता है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी चौंक गया। दरअसल जब फैंग शाओ ने बिफान की जैव ज्वाला का जिक्र किया तो उसे समझ आ गया कि ये चेन ने उसे कैसे प्राप्त किया था। हालांकि उसे ये चेन गलत नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि ये चेन जरूरत पड़ने पर सांसारिक रीति रिवाजों की परवाह किए बिना निर्णायक रूप से काम करता है, जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। इसके अलावा ये चेन असाधारण भाग्य का धनी था और महानता के लिए नियत था। जब तक वह ये चेन का साथ देता रहेगा, वह अपने आसपास के सभी लोगों का भला कर सकता है। हालांकि ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाली जा सकती। चाहे कितनी भी जोर से कहा जाए, किसी साथी शिष्य पर हमला करना गलत है और संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन है, खासकर जब शिष्य ने संप्रदाय के खजाने भी चुराए हों। ऐसा व्यवहार नर्म माना जाएगा, भले ही शिष्य को संप्रदाय से निकाल दिया जाए। दूसरे संप्रदाय ऐसे कार्यों के लिए शिष्य की साधना को कमजोर कर देंगे और उसे संप्रदाय से निकाल देंगे। लेकिन चूंकि बूढ़े व्यक्ति को पहले से ही ये चेन पसंद आ गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस चुने हुए व्यक्ति की हर कीमत पर रक्षा करेगा। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं और उसे एक समाधान सूझा। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, अभी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाते, एक और मामला है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंग यांगजी ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं, चाचा? बूढ़ा व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराया। किंग यांगजी को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फैंग शाओ की ओर मुड़कर बोला, फैंग शाओ, मैंने सुना है कि आप 30 साल से शिष्य हैं और अभी तक स्वर्णकोर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। हालांकि मेरा ताइवेई संप्रदाय आखिरकार पूर्वी महाद्वीप में एक प्रतिष्ठित संप्रदाय है। पवित्र पुत्र का पद ऐसी योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? दूसरी ओर, ये चेन केवल 5 वर्षों के अध्ययन के बाद सहज क्षेत्र में आगे बढ़ गया और स्वर्णकोर क्षेत्र उसकी पहुंच में है। उसकी योग्यता वास्तव में मेरे जीवन में अद्वितीय है। मेरी राय में ये व्यक्ति हमारे संप्रदाय के पवित्र पुत्र के रूप में सेवा करने के लिए पूरी तरह योग्य है। ये सुनकर किंग यांगजी और फैंग शाओ दोनों चुप हो गए। तुमने अभी कहा कि ये चेन में चरित्र दोष हैं और अब तुम कह रहे हो कि तुम उसे पवित्र पुत्र बनाना चाहते हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? फैंग शाओ भी असमंजस में था। चीजों को सही करने का एकमात्र तरीका तर्क ही है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी बिल्कुल नासमझ था। बेशर्मी की कोई सीमा नहीं होती। एक लंबी चुप्पी के बाद किंग यांगजी ने कहा, चाचा मास्टर, चलो इस मामले पर बाद में चर्चा करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति चिंतित हो गया। ये कैसे हो सकता है? पवित्र पुत्र का पद ताइवेई संप्रदाय की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें एक क्षण के लिए भी देरी नहीं की जा सकती। फैंग शाओ ने अचानक कहा, ग्रैंड मास्टर अंकल, आप कनिष्ठ भाई ये चेन को पवित्र पुत्र के रूप में पसंद करते हैं, लेकिन ताइवेई संप्रदाय के सैकड़ों शिष्यों में से कौन उन्हें स्वीकार करेगा? पवित्र पुत्र का पद वास्तव में संप्रदाय की प्रतिष्ठा से संबंधित है, लेकिन आधार यह है कि संप्रदाय को एकजुट किया जा सकता है।
यदि कोई विश्वासघाती, पितृभक्त, निर्दयी और अन्यायी व्यक्ति पवित्र पुत्र का पद धारण करता है, तो यह न केवल अनुचित है, बल्कि जनता को समझाना भी मुश्किल है। बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा, ये चेन कैसे विश्वासघाती, निर्दयी और अन्यायी है। फैंग शाओ ने ठंडे स्वर में कहा, संप्रदाय से चोरी करना विश्वासघात है, संप्रदाय द्वारा उसका पालन पोषण करना और बदले में उसे कुछ न देना पितृदोष है। जब वह मूकदर्शक बना रहे, तब उसके साथी शिष्य संप्रदाय के लिए लड़ें, ये निर्दयी है। न केवल मूकदर्शक बने रहना, बल्कि अपने साथी शिष्यों को चोट पहुंचाना भी अन्याय है। ऐसा विश्वासघाती, पितृदोषी, निर्दयी और अन्यायी व्यक्ति फिर भी ग्रैंड मास्टर अंकल उसकी रक्षा के लिए बोलते हैं, ये सचमुच हैरान करने वाला है। फैंग शाओ समझ गया कि बूढ़ा आदमी बेशर्मी पर तुला हुआ है। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। बूढ़ा आदमी गुस्से में था और फैंग शाओ पर हमला करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि फैंग शाओ ने बाहरी तौर पर कोई सक्रियता नहीं दिखाई, फिर भी वह चुपके से सतर्क था। अगर उस बूढ़े ने कोई हरकत करने की हिम्मत की, तो वह उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही दोनों अपनी तलवारें खींचने वाले थे, किंग यांगजी गुस्से से चिल्लाया, धृष्टता। फैंग शाओ एक कदम पीछे हटकर उसके बगल में खड़ा हो गया। हालांकि बूढ़ा आदमी गुस्से से लाल हो गया था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी जब वह किंग यांगजी को देख रहा था। उसके आक्रामक व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, अगर तुमने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत की, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। किंग यांगजी अपने योद्धा चाचा से बेहद नाराज था। जिस दिन से यह योद्धा चाचा पहली बार संप्रदाय में आया था, उसने देखा था कि इस योद्धा चाचा को कुछ मानसिक समस्याएं हैं। हालांकि ये सोचकर कि दूसरे पक्ष ने अभ्यास के दौरान कुछ गलत व्यवहार किया होगा, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब उसे सचमुच लग रहा था कि यह बूढ़ा आदमी बस एक उपद्रवी है। चाहे आप ये चेन की कितनी भी प्रशंसा करें, आपको कम से कम तथ्यों का सम्मान तो करना चाहिए, है ना? उन्होंने तो अपने साथी शिष्यों पर हमला करना शुरू कर दिया है, और आप अभी भी ये चेन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये नासमझी नहीं है? अगर यह बूढ़ा आदमी अभी भी उसके काम का न होता, तो वह उसे तुरंत बाहर निकाल देता। गहरी सांस लेने के बाद किंग यांगजी ने शांति से कहा, मैंने भी ये चेन की असाधारण प्रतिभा देखी है। हालांकि ये चेन के चरित्र के बारे में फैंग शाओ के संदेह समझ में आते हैं। संप्रदाय के पवित्र पुत्र का पद बहुत महत्वपूर्ण है और इसे जल्दबाजी में तय नहीं किया जा सकता। मैंने तय किया है कि 3 दिनों में दोनों संप्रदाय के मार्शल आर्ट क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करेंगे और विजेता पवित्र पुत्र का पद ग्रहण करेगा। किंग यांगजी का वादा प्राप्त करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति संतुष्ट होकर किंग यांगजी और उसके प्रशिक्षु फैंग शाओ को पीछे छोड़कर चला गया। एक लंबी चुप्पी के बाद फैंग शाओ ने अंततः कहा, यह शिष्य समझ नहीं पा रहा है। किंग यांगजी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, फैंग शाओ, मुझे पता है कि आप आश्वस्त नहीं हैं। लेकिन सच्चा सोना आग से नहीं डरता। जब तक आपके पास पर्याप्त ताकत है, आपको दूसरों की चुनौतियों से क्यों डरना चाहिए? फैंग शाओ ने शांति से कहा, तो हम किसी व्यक्ति के चरित्र को नजरअंदाज कर सकते हैं। किंग यांगजी ने भौहें चढ़ाईं, कोई भी पूर्ण नहीं है। ये चेन में नैतिक कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर उसे मौका मिले तो वह अपनी गलतियों को सुधारकर अच्छा काम कर सकता है। फैंग शाओ ने प्रतिवाद किया, मास्टर ने शायद भी कहा। क्या ये चेन के लिए मास्टर की अपेक्षा उन 2 शब्दों शायद पर टिकी है? फैंग शाओ के शब्दों ने किंग यांगजी को अवाक कर दिया। फैंग शाओ ने आगे कहा, संप्रदाय में शामिल होने के बाद से मैंने दिन रात संप्रदाय को मजबूत करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। मेरा मानना है कि मैंने संप्रदाय के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और इसमें कभी असफल नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ पवित्र पुत्र का पद धारण करने के बाद मुझे कुछ ही दिनों में 2 बार चुनौती क्यों दी गई? और हर बार पवित्र पुत्र का पद ही दांव पर लगा है। क्या गुरु को लगता है कि पवित्र पुत्र का पद केवल इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सबसे शक्तिशाली है? फैंग शाओ के सवालों से किंग यांगजी तुरंत चिढ़ गए। उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और दुखी होकर कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं और इसके अलावा ताइवेई संप्रदाय का मुखिया भी। इस मामले को मेरी इच्छा के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। फैंग शाओ, तुम्हें याद रखना चाहिए, संप्रदाय में तुम्हारा दर्जा चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, तुम अंततः मेरे ही शिष्य हो। एक लंबी चुप्पी के बाद फैंग शाओ ने अचानक आत्महीनता भरी हंसी हंसी, तो मास्टर की नज़र में मैं पहले से ही आपके लिए बहुत शक्तिशाली हो गया हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर सोचते हैं कि मैं संप्रदाय में शक्ति के लिए दिन रात इतनी मेहनत करता हूं? किंग यांगजी से कोई जवाब न मिलने पर काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद फैंग शाओ केवल धीरे से आह भर सका और जाने के लिए मुड़ा। फैंग शाओ की पीछे हटी हुई आकृति को देखकर किंग यांगजी का चेहरा काला पड़ गया। भीतरी हॉल से निकलकर फैंग शाओ सीधे अपने घर नहीं लौटा, बल्कि सीधे तीनों शाखाओं के स्थान पर चला गया। वहां पहुंचकर फैंग शाओ ने आसपास पूछताछ की, तो पता चला कि ये चेन पहाड़ पर नहीं था। वह कहाँ गया था, ये किसी को नहीं पता था।
फैंग शाओ ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, उसके दिल में एक अजीब सा भय पैदा हो रहा था। वह नहीं जानता था कि यह अशुभ पूर्वाभास कहाँ से आया, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि चुने हुए व्यक्ति का पहाड़ से नीचे उतरना शायद अच्छी बात नहीं थी। लेकिन ये चेन कहाँ जा सकता है? अचानक फैंग शाओ को कुछ दिन पहले लियांग शहर में मिले गुंडों के समूह की याद आ गई। अपने पिछले जीवन में पढ़े गए काल्पनिक उपन्यासों को याद करते हुए फैंग शाओ को अचानक लगा कि लियांग शहर ही शायद वो जगह है जहां ये चेन सबसे ज्यादा जाएगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए फैंग शाओ ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत अपनी तलवार पर उड़कर सीधे लियांग शहर की ओर चल पड़ा। ये चेन उसी दोपहर लियांग शहर पहुंचे। ये स्पष्ट नहीं है कि फैंग शाओ ने इस चुने हुए व्यक्ति के व्यवहार को सचमुच समझा था या नहीं, या ये चेन के पास लियांग शहर के अलावा और कोई जगह ही नहीं थी। खैर, ताइवेई पर्वत पर 2 दिन बिताने के बाद ये चेन का दिल फिर से धड़कने लगा, इसलिए वह लियांग शहर चला गया। लियांग शहर की सड़कों पर टहलते हुए ये चेन ने चारों ओर देखा, खुद पर बहुत खुश था। जैसे ही वह अपनी सैर का आनंद ले रहा था, अचानक एक गुस्से से भरी आवाज आई, ये तुम हो? तुम ही हो जिसने मेरी चीजें चुराई हैं। ये चेन ने एक पल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जब तक कि किसी ने उसके कपड़े नहीं छीन लिए, और तब उसे होश आया। कपड़े छीनने वाले को देखकर वह चौंक गया, क्योंकि वह देंग यंग थी, जिससे उसकी मुलाकात कुछ ही दिन पहले हुई थी। क्योंकि देंग यंग खूबसूरत थी, ये चेन को वह युवती पसंद आ गई थी। उसे गुस्से से उसे पकड़ते देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, मिस देंग, क्या मैंने आपको नाराज कर दिया है? देंग यंग गुस्से से चिल्लाई, ये तुम हो? मैंने तुम्हें अपने घर मेहमान के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन तुमने मेरी चीजें चुरा लीं। उन्हें अभी लौटा दो, वरना मैं अधिकारियों को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उस दिन लिंगलोंग मंडप से रक्त शोधन तलवार खो जाने के बाद से देंग यंग लगातार डर में जी रही है। वह अच्छी तरह जानती है कि ये चेन ने उसे चुराया है, लेकिन वह अपने पिता को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। आखिर अगर वह उसे घर नहीं लाती, तो वह वस्तु कैसे खो जाती? हालांकि उसके पिता लिंगलोंग मंडप के प्रबंधक थे, लेकिन वे उसके मालिक नहीं थे। लिंगलोंग मंडप के असली मालिक युनजियन मंडप के एक विवाहित जोड़े लिन फेंगटियन और शियाओ रुयाओ थे। इसलिए अगर लिंगलोंग मंडप से कुछ भी चोरी होता, तो प्रबंधक जिम्मेदार होता। अगर युनजियन मंडप को इस बारे में पता चल जाता, तो उसके पिता की प्रबंधक के रूप में नौकरी चली जाती। अपने पिता के भविष्य को लेकर चिंतित डेंग यंग पिछले कुछ दिनों से ठीक से खा पी नहीं पा रही थी और न ही सो पा रही थी। आज बेचैनी महसूस करते हुए वह सड़क पर टहलने निकली, तभी अचानक ये चेन से टकरा गई। डेंग यंग पहले तो चौंकी, फिर बहुत खुश हुई, लेकिन फिर क्रोधित हो गई। अरे छोटे चोर, लियांग शहर में मुंह दिखाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तूने सच में सोचा था कि मैं तुझे भूल गया हूं? ये सोचकर देंग यंग बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी और ये चेन को पकड़ लिया। अगर ये चेन ने कोई कदम उठाने की हिम्मत की, तो वह उसे बता देगी कि युनजियन मंडप के लोगों को धमकाना इतना आसान नहीं है। देंग यंग की याद दिलाने पर ये चेन को एहसास हुआ कि उसने कुछ दिन पहले क्या किया था। लेकिन उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वह काफी नाराज हो गया। उसके मन में क्रिम्सन ड्रैगन तलवार उसकी अपनी थी। तलवार लिंगलोंग मंडप में चाहे किसी भी कारण से पहुंची हो, उसे वापस पाने का पूरा अधिकार था। चोरी के बारे में बेतुका चुने हुए व्यक्ति की किसी बात को चोरी कैसे माना जा सकता है? इसलिए ये चेन पूरी तरह शांत रहा। न सिर्फ वह शांत था, बल्कि कुछ पलों के लिए देंग यंग से बहस भी कर पाया। इसलिए उन्होंने विनम्र स्वर में डेंग यंग से कहा, मिस डेंग, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई है। क्या आप भूल गई कि पिछली बार मैंने आपकी कितनी मदद की थी? मैं बदले में कुछ नहीं मांगता, लेकिन फिर भी आपकी इतनी हिम्मत है कि आप मुझे इस तरह बदनाम कर रही हैं। इस बात पर ये चेन सचमुच असंतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने माना कि तलवार चुराना बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं था, लेकिन उसके अपने तर्क थे। आखिरकार तलवार तो उसकी ही थी, लेकिन सिर्फ इसी वजह से तुम मुझ पर सरेआम चोर होने का इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरी इज्जत का क्या? वैसे भी पिछली बार मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम नेकी का बदला दुश्मनी से कैसे चुका सकते हो? ये चेन तुरंत अधिक मुखर हो गया और उसका स्वर थोड़ा अधिक सशक्त हो गया। डेंग यंग गुस्से से ये चेन पर लगभग हंस पड़ी। मदद? क्या मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? चाहे उस जेड पेंडेंट की कीमत कितनी भी हो, मैं मिस डेंग जेड पेंडेंट के लिए पैसों की कमी नहीं कर रही हूँ। तुम ही तो अचानक प्रकट हुई और मुसीबत खड़ी कर दी, और अब दावा कर रही हो कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और तुम इसका फायदा उठा रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? देंग यंग को लगभग समझ आ गया था, ये चेन वाकई अजीबोगरीब है। उसे ये चेन द्वारा दूसरों के लिए किए गए छोटे छोटे उपकार भी याद रहते थे, लेकिन उसे उन कामों की जरा भी परवाह नहीं थी जिनसे दूसरों को नुकसान पहुंचा हो। देंग यंग ने ये चेन की बात को अनसुना कर दिया और लगातार कहती रही, जो भी तुमने चुराया है उसे अभी लौटा दो, वरना मैं तुम्हें अधिकारियों के पास ले जाऊंगी। ऐसा लग रहा था कि देंग यंग आखिरकार टूट गई थी।
ये चेन के इनकार करने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए वह अधिकारियों को इसकी सूचना देने पर अड़ी रही। जैसे जैसे दोनों के बीच रस्साकशी और बहस जारी रही, वहां से गुजरने वाले और भी लोग देखने के लिए इकट्ठा होते गए। ये चेन ने कुछ देर तक खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि देंग यंग का कोई असर नहीं हुआ और वह नाराज हो गया। उसने देंग यंग का हाथ झटक दिया और ठंडे स्वर में कहा, तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारे घर से चीजें चुराई हैं, तो सबूत कहाँ है? जैसे ही ये चेन ने ये शब्द कहे, डेंग यंग के बोलने से पहले ही एक राहगीर ने व्यंग्य किया, ये चेन, लियांग शहर में कौन नहीं जानता कि तुम हमेशा से बेईमान रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम ताइबेई संप्रदाय में शामिल हो गए हो, तुम्हारे सभी पिछले कुकर्मों को मिटा दिया जाएगा? ये चेन गुस्से से भर गया, बोलने वाले व्यक्ति को घूरा और चिल्लाया, एक और बकवास शब्द बोलने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वहां मौजूद कई दर्शकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तुम ही बेईमान हो, तुम दूसरों की बातों से क्यों डरते हो? इस लियांग शहर में सबसे बेशर्म व्यक्ति तुम हो, ये चेन। ये चेन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, घमंडी मत बनो। ताइबेई संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने कहा है कि जो कोई भी ताइबेई संप्रदाय के नाम का दुरुपयोग करने की हिम्मत करेगा, उसे सबक सिखाया जाएगा। ये चेन, तुम्हारे भाई खत्म हो गए हैं और तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। डॉट डॉट डॉट। इतने सारे लोगों को ये चेन पर आरोप लगाते सुनकर देंग यंग को आखिरकार समझ आ गया। पता चला कि ये चेन में नैतिक रूप से दोष था, उसने अनगिनत छोटी मोटी चोरियां की थीं। लेकिन पछताने के बजाय वह और भी बेशर्म हो गया था, जिससे देंग यंग उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। उसने फिर से ये चेन के कपड़े पकड़े और ठंडे स्वर में कहा, ये चेन, इतने सारे लोग कहते हैं कि तुम बेईमान हो, तुम्हारे पास क्या बहाना है? ये चेन गुस्से में हंसा, अपने हाथ की एक लहर से डेंग यंग को कई मीटर दूर फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, ये चेन, मैं दूसरों को अपने कार्यों के बारे में क्यों बताऊं? आप कह सकते हैं कि मैंने इसे चुराया या मैंने इसे लूटा, अगर आप में हिम्मत है तो मुझे अधिकारियों के पास भेजिए। ऐसा कहने के बाद ये चेन ने सभी को अनदेखा कर दिया, अपनी लंबी तलवार उठाई और उस पर उड़ गया। ये चेन को रक्त शोधन तलवार बुलाते देख डेंग यंग गुस्से से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई, तुम अब भी कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ? क्या तुमने ये तलवार मेरे घर से नहीं चुराई थी? तुम गंदे चोर, मुझे अभी मेरी तलवार वापस दो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।